हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, उसी श्रृंखला में आज हम अपना अगला लेक्चर करने वाले हैं जो कि बेस्ड है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे। इससे पहले हम जो पहले के लेक्चर्स है, जो पहले जो हमने चीज़ें की है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने शुरू किया था फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचर एंड स्कोप से, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, मैन एंड एनवायरमेंटल जो रिलेशनशिप है उससे जो आगे अप्रोचेज निकली हैं, डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म जो अप्रोचेज थी उनके बारे में बात की थी। जो रिनाउंड ज्योग्राफर थे जैसे हटिंगटन महोदय थे, रेटजेल महोदय थे, सैम्पुल थी और विडाल डी ला ब्लास थे, उनके बारे में, उनके काम के बारे में थोड़ी बात की थी। और हमने बात की थी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी स्ट्रीम्स, उसकी ब्रांच, उसकी सब ब्रांच, सिस्टर ब्रांच, उनके बारे में हमने क्या की थी, पहले लेक्चर में बात की थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो पॉपुलेशन वाला सेगमेंट था वो देखा था और थर्ड चैप्टर भी पॉपुलेशन से रिलेटेड था। उन दोनों चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक किस तरीके के हैं, उनके पॉपुलेशन का जो रोल है, जैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, अंडर पॉपुलेशन है, वो क्या चीज है और उसका डेवलपमेंट पे, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। फिर हमने देखा था जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन है उसके बारे में बात की थी। करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन में हमने देखा था कि द कंपोनेंट्स लाइक सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, एज ग्रुप, इन सारी चीज़ों का कितना पॉपुलेशन के अंदर पार्टिसिपेशन है और किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगले चैप्टर में हमने बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा था कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशंस है, उनके अंदर चीज़ें अलग अलग क्यों हैं, उसके लेकर जो अप्रोचेज हैं वो अप्रोचेज की बात की थी। कोई इनकम की बात कर रहा है, कोई वेलफेयर की बात कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा है। तो जितनी भी जो बातें थी हमने उनको सिस्टमेटिक तरीके से किया था, उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उससे संबंधित क्या सवाल बन सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी एक्टिविटी देखी थी। प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में हमने बात की थी कि ये सीधी एनवायरनमेंट से क्या है, रिलेटेड है और एनवायरनमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड होने के साथ साथ इसके अंदर टेक्नोलॉजी का लेवल है वो क्या है, कंपेरेटिवली लो है और डायरेक्ट मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस की शुरुआत यहीं से होती है। उसमें भी हमने उसको ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ते हुए देखा था। उसी कड़ी में आज हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें ताकि आप जो वीडियोज है उनको एक कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सके, साथ में और जो संबंधित सब्जेक्ट्स है उनके वीडियो और जो अपडेट्स है वो आप वहां पे प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज से। जैसा कि आपको लग रहा है एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है ये सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में बात करता है। फ्रंट में ये जो पिक्चर लगी हुई है ये आपके सामने क्लियर कर देती है कि ये कहीं ना कहीं किस चीज से संबंधित है, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से संबंधित है। प्राइमरी सेक्टर का जो हमारे पास रॉ मेटेरियल एक तरीके से आया है उसको प्रोसेस करके, उसके अंदर क्वालिटी इनपुट करके, टेक्नोलॉजिकल इनपुट करके उसको आगे एक ग्रेड बना के नया उत्पाद बना के उसको जब बाजार में लाया जाता है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी वाली चीज होती है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, इसके अंदर चीज आ जाएगी उद्योग धंधे वाली। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम बेसिक सी बातें करें तो ये क्या करती है, एड वैल्यू इन नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये अपने बात की है। साथ में इसके अंदर क्या चीज आती है कि जब इसका कंसर्न आता है तो इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, प्रोसेसिंग आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है और कंस्ट्रक्शन आ जाता है। तो ये तीन इंडस्ट्रीज है। सीधा सीधा आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी है जो सेकेंडरी एक्टिविटी में नहीं है। क्वेश्चन बनने का तरीका यही है कि कौन सी इसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन सी नहीं है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है और जो इसकी की टर्म्स है बीच बीच में जो आएगी, जो मैं आपसे क्या है डिस्कस करता रहूंगा, तो उन की टर्म्स को क्या है आपको नोट डाउन कर लेना है। और आपको जो, और मैं साथ में कहूंगा कि आप अपनी बुक साथ में लेकर वीडियो को सुनते हुए पढ़ें, ये एक बेस्ट मेथड होता है। और जो चीजें आपको अंडरलाइन कराई जा रही हैं या हाईलाइट कराई जा रही हैं आप हाईलाइट करें ताकि आप उसको बेटर तरीके से रिलेट कर पाएं। तो इसमें तीन चीजें, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है और कंस्ट्रक्शन है। ये तीन ब्रॉड टर्म में अपन बात करें तो तीन चीजों के ऊपर क्या है सेकेंडरी जो एक्टिविटी है वो फोकस करती है। अब इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें
तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स ए फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील। इनका कहने का साफ अर्थ यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग है ना, हम हाथ से कोई चीज बनाते हैं। जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि महिलाएं जैसे अपने घर पे स्वेटर बुनती हैं, है ना, या अपने घर पे जैसे छोटी छोटी चीजें लकड़ी की, कारपेंटर अपने घर पे छोटी छोटी चीजें बनाता है। उन छोटी छोटी चीजों से लेके जिनके अंदर सिर्फ घर के लोग लगे होते हैं, घर की लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, और लगभग लगभग अपनी जो एग्रीकल्चर है या अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से प्राप्त किया हुआ कच्चा माल रहता है। वहां से शुरू करके हम माइनिंग में जाएंगे, ट्रसरी एक्टिविटी में, तो वहां से आयरन ले लेंगे, आयरन को निकाल के ये क्या बना दे रहे हैं, स्टील बना दे रहे हैं। फिर स्टील से उसके आगे उसके पुर्जे बना देना और असेंबल करके उसका कंप्यूटर बना देना। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की अगर अपन बात करें, द एप्लीकेशन ऑफ पावर, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है भाई देखो, आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, कोई चीज लगा रहे हो, तो आपको उसके अंदर क्या चाहिए, पावर तो चाहिए, सोर्स ऑफ पावर आपको चाहिए। वो औद्योगिक क्रांति में जैसे कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति के अंदर एक की स्टोन क्या थी, एक टर्निंग पॉइंट क्या था, माइल स्टोन क्या था, वो था भाप का इंजन। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भाप के इंजन के बिना हो ही नहीं सकती थी, मतलब उसको इतने बड़े लेवल पे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। रेलवे आया शुरू में, तो रेलवे भी हम देखते हैं कि शुरू में किससे चलता था, भाप से चलता था। तो किसी भी मशीन को चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। तो ये पावर एक क्या है, बिल्कुल की फैक्टर है इसका। मास प्रोडक्शन इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर क्या है, अपने उपभोग के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जाता, बल्कि बड़े स्तर पे प्रोडक्शन किया जाता है। जब आप एक इंडस्ट्री लगाओगे, मशीन आपकी काम करेगी, तो आप बड़े स्तर पे चीजें बनाओगे, फिर उसको क्या है, मार्केट के अंदर भेजोगे। इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड लेबर होता है। भाई आप जूता बना रहे हो तो आप जूता बनाओगे, जो भी चीज आप बना रहे हो, लेदर का काम कर रहे हो तो लेदर का करोगे, प्लास्टिक का कर रहे हो तो प्लास्टिक का करोगे, लोहे का करोगे तो लोहे का करोगे। अब उससे रिलेटेड जो लेबर होती है वो स्पेशलाइज्ड लेबर होती है। भाई आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक डेयरी के अंदर काम करने वाला आदमी है, उसको आप खेत के अंदर लेकर जाएंगे तो खेत में उतना प्रोडक्टिव रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा, क्योंकि डेयरी के अंदर की स्किल अलग है, खेत के अंदर की स्किल अलग है। उसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर भी क्या होता है कि जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड ऑफ स्किल्स, और वो स्किल्स क्या है, उसको स्पेशलाइज्ड बना देती है लेबर को। तो यहाँ पे क्या है, लेबर क्या होती है, स्पेशलाइज्ड लेबर होती है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी करेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए आज के टाइम में जो है, तो इसमें क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली ए फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर, सो द कॉस्ट आर हाई। ऑन द अदर हैंड मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बाय ईच वर्कर। अगर अपन एक फैक्ट्री बनाए और अपन ये कह दें कि भाई मैं तो 10 जोड़ी जूते बनाऊंगा, तो क्या अपन वो कॉस्ट निकाल पाएंगे, जो मशीनरी हमने खरीदी है, लेबर हमने लगाया है, टेक्नीशियन हमने रख रखा है, जो चीजें हमने रख रखी है उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इंडस्ट्री जब लगाई जाती है या कोई उद्योग जब लगाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि हम उसकी कॉस्ट निकालें। उस कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको मास प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो जो मॉडर्न जो कैरेक्टरिस्टिक है मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी चीज क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स ऑफ प्रोडक्शन। स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है उद्योग के अंदर। अब देखो, आपने देखा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या चला रही है, स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रही है, और जो श्रमिक है उनको स्किल करने के लिए नए नए प्रोग्राम लेके आ रही है। तो उसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम स्पेशलाइज्ड लेबर तैयार कर सकें जो कि प्रोडक्शन को क्या करेगी, बढ़ाएगी, ना सिर्फ बढ़ाएगी बल्कि उसके अंदर कुछ यूनिकनेस, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अच्छी चीज भी एड ऑन करेगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पहली कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट चीज अपनी आती है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर
बहुत बड़े स्तर पे क्या है, मशीनें इस्तेमाल की जाती है। मशीनें इस्तेमाल करने के साथ क्या होता है, मैनुअली काम कम होता है। मशीनें आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्याह पे मशीनें आने लग गई। जैसे आपने एक बॉयलर लगा रखा है इंडस्ट्री के अंदर, अब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब उसको अगर श्रमिक डील करेगा तो हो सकता है कि कोई कैजुअलिटी हो जाए। और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हो कि लेबर लॉज हैं या जो चीजें हैं वो बहुत हार्ड हैं, तो ऐसी कोई कैजुअलिटी क्या है, आपको बैकफुट के ऊपर भी लेकर जा सकती है। अब जब ऑटोमेशन की जो इसके अंदर बात है, आप जो चीज देख पा रहे होंगे ऑटोमेशन, ये चीज क्या है कि इसके अंदर जो मैकेनाइजेशन होता है ना, उस मैकेनाइजेशन के अंदर ऑटोमेशन होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर जाते ही बॉयलर बंद हो गया। जैसे अपने घर के अपने गीजर के अंदर भी देखा होगा, ऑटोमेटेड प्रेस आती है उसके अंदर देखा होगा, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ये मशीनें इस तरीके की रखी जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, इसके अंदर इनोवेशन होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर क्या बात आती है, आप एक चीज देखो, मान लो कि आप बिस्किट बना रहे हो, तो आप पहले बिस्किट बनाते थे, आपने आटा डाला, ठीक है, और आपने लेबर से क्या करवाया, उसके अंदर पानी डलवा दिया, उसको घोल बनाया, और फिर उस घोल को आपने किसी चीज में डाला। अब इसी चीज को क्या कर देगी, आजकल क्या कर दिया, एक मशीन में दोनों चीजें रहेगी। वो मशीन, उसमें क्या रहता था भाई, एक चीज ज्यादा डल गई, कोई चीज कम डल गई, क्योंकि आदमी से गलतियां, एरर होने की संभावना रहती है। उस मशीन में एक निश्चित रेशियो में क्या है, चीजें ऐड कर दी जाती हैं, इनपुट डाल दिया जाता है, और उस रेशियो में आगे आउटपुट निकलता रहता है। उससे क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता, ओवर एडिंग नहीं होती, और निश्चित सीक्वेंस में चीजें आती रहती। लेकिन ये चीजें आएंगी कैसे, देखो ये चीजें तब आएगी जब अपन लगातार उस चीज के ऊपर R&D करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपकी चीजें सुनता हूं, आपके क्वेरीज है उसको सुनता हूं, और अगली चीज में उसमें एड ऑन करता हूं, तो उसमें क्या है, उसके अंदर इनोवेशन आता रहेगा, नई चीजें आपके पास आती रहेगी, कुछ कमी है वो दूर होती रहेगी। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लगातार चीजों के ऊपर एक वॉच रखते हैं कि क्या तरीका किया जाए, क्या चीज की जाए कि हम उत्पादन को बढ़ा दें। तो उसके ऊपर R&D नाम का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नाम का एक नया डिपार्टमेंट होता है, जो लगातार और क्या संभावनाएं और किस तरीके से इस चीज को सहज बनाया जा सकता है, इसके ऊपर काम करते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी इससे क्या क्या फायदा होगा, इसका अगर फायदा पूछे, आपसे सवाल पूछ लेगा कि भाई इससे क्या चीज है, R&D की जाती है, ठीक है, बिल्कुल की जाएगी। फिर इससे फायदा क्या होगा भैया, इससे फायदा होगा क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो जाएगी, अब आपकी चीज में ये नहीं है कि एक श्रमिक ने गलती से 2 चम्मच डाल दी शुगर की उसके अंदर, अब इसमें निश्चित रेशियो के अंदर ही चीज आएगी, तो आपकी क्वालिटी है मेंटेन हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एलिमिनेटिंग हो जाएगी किसकी, वेस्ट की। अब क्या है, कई बार क्या है, ज्यादा चीज डल गई, आपकी प्रोडक्ट ही खराब हो गया, तो अब उसको आप मार्केट में तो ला नहीं सकते, आपकी ब्रांडिंग खराब होगी, तो आप उसको हटाते थे। अब वो वेस्टेज आपका खत्म हो गया, इनएफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई। और कम्बेटिंग पोल्यूशन, कि भाई जो प्रदूषण भी ज्यादा होता था, वो पोल्यूशन भी क्या है, स्मार्ट मशीनरी आने से वो पोल्यूशन भी क्या है, कम हो गया है। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चर होता है उसका, और स्ट्रेटिफिकेशन। इस चीज में अपने को क्या चीज देखनी है, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें देखनी है चीज, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो क्या है, इसको एक स्पेसिफिक चीज को डिजाइन करने के लिए आपको एक ढांचा बनाना पड़ता है। जैसे आपने अनस्किल्ड लेबर को रख दिया, स्किल्ड लेबर को रख दिया, फिर मैनेजर को रख दिया, और जो आगे जो डायरेक्टर वायरेक्टर जो लोग हैं उन लोगों को रख दिया। इन लोगों को क्या है, आप गाइडलाइंस देते जाओगे, उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम होता जाएगा। तो इनके अंदर क्या होता है, जो बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इनके अंदर एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और उसको स्ट्रेटिफिकेशन होता है, उसकी ग्रेडिंग होती है कि भाई इस लेवल का अधिकारी, इसका इतना पेमेंट रहेगा, इसके ये काम रहेंगे, बिल्कुल स्पष्ट चीज होती है। इसको मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। मैनेजमेंट के अंदर यही चीज सीखी जाती है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स को, और जो रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से ग्रेडिंग करनी है, और उनको किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज characterized by a complex machine technology। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। जैसे अपने पहले बात की, मशीनरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बाहर से उसको समझ पाना भी मुश्किल होता है कि इतनी स्मार्टली वो मशीन काम करती है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसके लिए क्या होगा, उसको चलाने के लिए हमें क्या है, स्किल्ड लेबर की
जरूरत होगी, नॉर्मल उस तरीके की जो। आप एक बात देखिए, अगर मैं आपको ये चीज बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो मैं आपको चौक के साथ पढ़ा रहा होता, डस्टर से मिटा रहा होता, लेकिन अब मैं स्लाइड पे पढ़ा रहा हूं तो कुछ चीजें अलग हैं, तो इन चीजों को मेरे को भी सीखना पड़ा होगा, इनके साथ मैं भी एक समय लगता है सहज होने में। उसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है वो क्या करेगी आगे जाके, अगली चीज देखिए, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। आपको क्या है, चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से देखना है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बिटवीन द लाइंस होती हैं, ऑप्शन बना के डाल दें। तो आपको ये सोचना है कि मशीनरी अगर कॉम्प्लेक्स है तो नॉर्मल लेबर से काम चल सकता है, नहीं चल सकता। अगली लाइन क्या दे दी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि अगर मशीनरी आपकी स्मार्ट है, मशीनरी अगर आपकी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको लेबर भी क्या है, स्किल्ड रखनी पड़ेगी। और वो किस तरीके से काम करेंगे, वो काम करेंगे लेस एफर्ट और लो कॉस्ट के साथ। कम से कम मानवीय श्रम इन्वॉल्व हो, 10 लोगों का काम एक आदमी करे, स्किल्ड रहेगा तो वो कर लेगा। दूसरी चीज, लो कॉस्ट निकले। अपन देखो मीन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पहले अपन मीन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में छोटी सी बात करते हैं आपके सामने। मीन ऑफ प्रोडक्शन एक चीज होती है जिसके अंदर होता है, उसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो भूमि होती है, लेबर होता है, पूंजी होती है और एंटरप्रेन्योर होता है। अब आप लैंड ले रहे हो, एक लैंड का टुकड़ा ले रहे हो तो आप उसका रेंट पे करोगे। लेबर आपने ली है तो आप उसको क्या करोगे, वेज दोगे, तनख्वाह दोगे। कैपिटल आपने पूंजी लगाई, जैसे मशीनरी खरीदी, जो भी चीजें खरीदी, तो वो आपकी कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर है मतलब एक मैनेजरियल जो काम करने वाला है, उद्यमी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है। इन सबको क्या करते हो, इनको आपको बदले में एक निश्चित इन्वेस्टमेंट इन चीजों के अंदर आपको करना पड़ता है। अगर आपने 10 लोगों की लेबर रखी हुई है तो आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा। और न्यूनतम वेज के आजकल नियम आ गए हैं दुनिया के अंदर कि इससे कम आप लेबर जो कॉस्ट है उसको आप मतलब वेज के तौर पे दे नहीं सकते लेबर को। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि लेबर कॉस्ट को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 लोगों का काम एक आदमी कर सके। कैसे कर सके भैया, आपने 10 हाथ से टाइप करने वाले रख रखे हैं, आप एक स्मार्ट मशीन ले आए और एक आदमी ले आए जो बोलता जा रहा है और टाइप होता जा रहा है, तो वो ज्यादा काम भी कर देगा, लेस एफर्ट, लो कॉस्ट और मोर प्रोडक्शन। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। मॉडर्न जो इंडस्ट्री है वो किस पे काम करती है, प्रोडक्शन हाई, एक बात, कॉस्ट लो और लेस एफर्ट्स। ये तीन चीज मिला के काम करती है। इसके अंदर वास्ट कैपिटल की जरूरत होती है। भाई ये सारी चीजें चलेगी, मशीन अगर अपन लेके आएंगे तो एक बार शुरू में क्या है, पूंजी अपने को, कैपिटल अपने को क्या है, बहुत ज्यादा चाहिए होती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। पहले क्या होता था, देखो आप, पहले कोई काम होता था तो घर के आदमी उसको देख लेते थे, चीजें कर लेते थे। लेकिन अब हर चीज के लिए एचआर होता है। वो एचआर क्या करता है, उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो ग्रेडिंग अपने देखी थी, हायरार्की जो बनाई हुई थी, लेबर का अलग एचआर होता है, ऊपर के लोग हैं उनका अलग एचआर होता है, स्किल्ड लेबर का अलग एचआर है, और जो मैनेजरल पोस्ट पे है उनका अलग एचआर है। और कई जगह क्या होता है, जितने एचआर है उनका एक और एचआर है। तो आप ये क्या चीज है, ये एक प्रबंधन की एक शाखा में ये चीज पढ़ी जाती है, नियोजन और प्रत्यायोजन करना। आपने पास जो लेबर है या जो अपने पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको किस तरीके से प्लान करना है, कहां पे लगाना है, उसके लिए क्या है, लार्ज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठनात्मक ढांचा चाहिए होता है। और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, इन चीजों को लागू करने वाली एक ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेटों का एक जो एक खुद का तंत्र होता है। आप देखते हो कि बहुत सी जो प्राइवेट कंपनीज है उनके अंदर भी बहुत सी पोस्ट निकलती है। उनको क्या है, अलग अलग काम दिया जाता है कि वो उससे रिलेटेड काम की क्या है, पूरी वाचिंग करते हैं, और उसके अंदर अगर कोई कमी आती है तो उनको फिर क्या है, जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन इस चीज से क्या होता है, इस चीज से होता है एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्री क्या है, बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर एक क्या चीज है, जहां मर्जी नहीं लगे होते ये उद्योग। इनके अंदर क्या होता है कि ये एक एरिया के अंदर फैले हुए होते हैं। अब फैले हुए क्यों होंगे, तो अपने सारी बातें की। अब अपन बात करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रभावित करते हैं कि कोई इंडस्ट्री कहां पर लगेगी। बेसिक बात क्या है, एक वेबर महोदय हुए थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन नाम की एक थ्योरी दी थी, बुक भी लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। तो कॉस्ट के अंदर उन्होंने क्या देखा था, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट देखी थी कि उद्योग वहां लगेगा जहां पे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम से कम आती है।
दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट के साथ एक चीज होती है एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन में क्या होता है कि एक इंडस्ट्री के साथ और छोटे छोटे इंडस्ट्री लग जाते हैं जो कि उसके सहायक इंडस्ट्री होते हैं, तो एक क्लस्टर बनता चला जाता है। जैसे आपने अब देखा होगा गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिको, सेज, इस तरीके की चीजें बना रही है। वो क्या बना रही है, एक क्लस्टर बना देगी, एक इंडस्ट्री आएगी, वहां पे उनको लाइसेंस में और हर चीज में क्या है, छूट दी जाएगी। साथ में एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को क्या मिलती जाएगी, वहां पे रॉ मेटेरियल की उसकी हेल्प मिलती जाएगी, लेबर सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी, तो इंडस्ट्री के लिए एक बेटर एनवायरमेंट बन जाएगा। अब देखिए, अब इस चीज को आपने समझ लिया, आपको कुछ भी रटना नहीं है। अब आपको देखना ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने तैरने लग जाएगी। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप चीजों को समझो रटने के बजाय। अगर आपने इस चीज को इस तरीके से समझ लिया तो इस लाइन को अगर वो घुमा के भी ऑप्शन में डालता है तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन इन चीजों को एज इट इज आपको क्या कर लेना है, एक तरीके से रट लेना है, अपने मन में उनको ग्रहण कर लेना है। तो देखो क्यों है ये क्या है, लेस एरिया के 10% एरिया पे ही क्या है ये फैली हुई है। फिर ये कह रही है कि भाई ये वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशन। अभी डिफरेंट लोकेशन को क्यों चूज करती हैं, तो अब कह रहा है कि भाई इसको प्रभावित करने वाले कार्य क्या हैं। भाई इनको पहली चीज तो देखनी है अपना प्रॉफिट हो मैक्सिमम, और वो कैसे होगा, रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट। अब आप एक कच्चा माल लेके आ रहे हो 500 किलोमीटर से, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री आपने लगा दी, फिर यहां से आपने तैयार माल किया और फिर इसे 1000 किलोमीटर बेचने जा रहे हो, तो इससे अच्छा क्या रहे, इससे अच्छा रहे कि या तो आप बाजार के पास या कच्चे माल के पास इंडस्ट्री लगाएं। अगर कच्चा माल ऐसा है कि उसको अगर अपन तैयार करने के बाद उसका वजन आधा ही रह जाता है, तो आप कच्चे माल पे इंडस्ट्री लगा दो, 50 किलो कच्चा माल की 5 केजी चीज बनी और 5 केजी चीज को आप ट्रांसपोर्ट करके बाजार तक लेके जाओ। दूसरी चीज होती है कि अगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो आप उसको बाजार के पास ले, वहीं मैन्युफैक्चरिंग करो और वहीं के वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है, आगे अपन देखेंगे, जिनके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको आप कहीं भी लगा सकते हो, तो उनको कहा जाता है फुट लूज इंडस्ट्री। लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। तो ये चीजें इसमें देखी जाती है। तो इसको फैक्टर प्रभावित करने वाले क्या क्या हैं, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से रोल करती है प्ले। अब हर इंडस्ट्री है वो क्या चाहती है कि शहर के अंदर ही लग जाए ताकि वहीं की वहीं बाजार, लेकिन पॉल्यूशन के पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अभी गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि भाई शहर के एक निश्चित एरिया के अंदर या बायोस्फीयर रिजर्व जो अपने देखे उसके एक निश्चित एरिया के अंदर आप हैवी इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी लोकेशन अपने आप चेंज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कुछ एरिया के अंदर जैसे लाइसेंस में छूट देना, कुछ सब्सिडी देना, तो उससे क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है नए, उनके पास इनके पास पूंजी थोड़ी कम भी है, वो उसका लाभ लेने के लिए उस एरिया के अंदर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का रोल ये हो गया। और ये सारी चीजें अपन बात कर चुके, मार्केट तक पहुंच, लेबर, सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें इनके लिए चाहिए होती है। अब देखिए लोहा इस्पात का उद्योग है, उसके अंदर अपने को पता है कि उसको गलाने के लिए, उसको प्रगलन भट्टी में गलाया जाता है, तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। अब वो हाई टेम्परेचर चाहिए तो वो मिलेगा किससे, पेट्रोलियम से। अगर आप लोहे को गलाने लगे पेट्रोलियम से ऊर्जा पैदा करके, तो हो सकता है आपको वो लोहा बाजार में लेके जाओ, आपको प्रॉफिट मिले ही नहीं, क्योंकि कंपेरेटिव देखा जाता है, आज ग्लोबलाइजेशन है, आदमी बाहर से भी चीजें मंगवा सकता है, तो उसके लिए एनर्जी का सोर्स भी कैसा होना चाहिए, सस्ता। उसके लिए क्या यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं। कोयला लेके आओ, लोहा लेके आओ, तो उद्योग का अच्छा है ना, ऐसी जगह लगा दो जहां कोयला और लोहा मिलता है। तो आप दुनिया के अंदर जहां भी देखोगे लोह इस्पात उद्योग के केंद्र कहां पे मिलेंगे, जहां पे कोयला, लोहा और हाइड्रिक इलेक्ट्रिसिटी, जो पन बिजली है उसको कूलिंग करने के लिए, चीजें करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये तीनों चीज जहां पे अच्छे से मिल जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा होगा, वाटरवे से, रेलवे से, वहां पे क्या है, उद्योग खुल जाएंगे। भारत के अंदर अगर बात करें तो जैसे झारखंड वाला, उड़ीसा वाला रीजन है और महाराष्ट्र का रीजन है, नीचे कर्नाटक का, इधर विशाखापट्टनम, इधर क्या है, स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। दुनिया की अगर बात करें तो जर्मनी में, इनमें आगे पूरा एक आपके केस स्टडी है, वहां पर हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। एक आपके इसमें दिया है फुटलूज इंडस्ट्री, एक बॉक्स बना के दिया है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डोमेन से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ते समय बॉक्सेस को, ग्राफ को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन अब बनाए जाएंगे। 101% क्वेश्चन वहां से आएंगे। इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है
तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन इनके प्रभाव में नहीं आती, उन इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? फुटलूज इंडस्ट्री कहा जाता है, जिनके ऊपर मार्केट, लेबर, सोर्स ऑफ एनर्जी, इन चीजों का प्रभाव ना पड़ता हो और इनको कहीं भी लगाया जा सकता हो। उन इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? फुटलूज इंडस्ट्री। बॉक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपके इसके अंदर ये स्लाइड में दे रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चीज है ये आप देख लीजिए। साइज के हिसाब से दे रखा है। पहली चीज तो ये देखिए, साइज के हिसाब से क्या है? कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या चीज है भाई? कुटीर उद्योग, अपनी झोपड़ी के अंदर आदमी जो छोटी मोटी चीजें बुन रहा है वही वाली चीज है इसके अंदर। दूसरा स्मॉल, स्मॉल में है क्या है? 4-5 लोग रख लिए, लेकिन अभी भी लेवल क्या है? छोटा ही है। मशीनरी का स्तर भी अभी क्या है? छोटा ही है। फिर अगली चीज क्या है? लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में अपन ने अभी बात की थी, इसमें क्या है? बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए किया जाता है। फिर इनके रॉ मटेरियल अपन किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर बांटा गया है। एग्रो बेस्ड की अगर बात करें तो इसमें शुगर, ईडेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल और टी, रबर, ईटीसी जो कच्चा माल है इसका क्या है? इस्तेमाल करके जो इंडस्ट्री चलाई जाती है वो एग्रो बेस्ड होती है। मिनरल बेस्ड कैसी होती है? इसमें दो होती है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक कौन सी होती है? जिनके अंदर आयरन और स्टील का यूज होता है। नॉन मेटेलिक होती है जिनके अंदर होती तो धातु ही है, लेकिन उनमें लोहा नहीं होता, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी चीजें। और नॉन मेटेलिक के अंदर क्या आ जाती है? जिनमें धातु ही नहीं होती वो उनमें आ जाती है, जैसे अपने सीमेंट है या अपने स्टोन का जो कार्य होता है वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिनके अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स का क्या है? सिंथेटिक्स का क्या है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट बेस्ड कौन सी होती है? जैसे टिम्बर होता है, पेपर इंडस्ट्री है, ये सारी क्या है? फॉरेस्ट बेस्ड है। लाख जो अपना होता है जिससे अपने चूड़े उड़े बनते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती है। एनिमल बेस्ड, एनिमल बेस्ड में क्या है? जैसे लेदर है, वूलन है, तो इनके लेदर के जो इंडस्ट्री है भाई, चमड़े का जो सामान बनता है वो सारी इसमें आ जाती है। और प्रोडक्ट आउटपुट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट आउटपुट में देखते हैं अपन, प्रोडक्ट आउटपुट की बात की जाती है तो इसमें देख लीजिए आप, बेसिक इंडस्ट्री होती है और एक होती है कंज्यूमर गुड्स। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए आधार का कार्य करती है। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, बिल्कुल बेस बनाती है। जो अब देखिए कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आपको मशीन चाहिए। मशीन किसकी बनी होती है? लोहे की। कोई भी पुर्जा किसका बना होता है? लोहे का। तो लोहा की जो इंडस्ट्री है, स्टील जो इंडस्ट्री है, वो और इंडस्ट्री के लिए क्या करती है? एक बेस का कार्य करती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस का कार्य करती है, उनके लिए एक आधार तैयार करती है, उन इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इनके अंदर आती क्या चीज है? इनके अंदर आता आयरन है, स्टील है। तीसरी चीज है कंज्यूमर गुड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नॉन बेसिक कहा जाता है। इनमें क्या चीज होती है? ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो डायरेक्ट क्या है उपभोक्ता इस्तेमाल कर लेता है। और ये जो कंज्यूमर गुड्स बनते हैं इनमें जो मशीनरी होती है वो सारी कहां से ली जाती है? बेसिक वाले से ली जाती है। बिस्किट्स हैं, टेक्सटाइल है, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। साइज के आधार पर बात की जाए, देख लेते हैं कोई चीज छूटे ना हो आपके लिए। साइज के आधार पर अगर बात की जाए तो ये पब्लिक सेक्टर है। साइज नहीं होना चाहिए, ये साइज नहीं है, ये मिसप्रिंट है इसके अंदर। ये एक तरीके से ओनरशिप है, इसको कौन आउन कर रहा है ये आपके एनसीईआरटी में भी शायद मिसप्रिंट है, आप इसको चेक करना। ये साइज नहीं है, ये ओनरशिप है, मतलब इसको कौन रन कर रहा है या इसके अंदर पार्टिसिपेशन किन लोगों का है उसके ऊपर बेस्ड बात है ये। तो इसको एक बार छोटा करके देखते हैं। ये साइज है, ये गलत छप गया है। आप इसको एनसीईआरटी के अपने चैप्टर में जाके करेक्ट करेंगे, ये गलत हेडिंग छपी हुई है उसके अंदर। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं आपके लिए, आपको इसको जाके करेक्ट करना है याद करके।
ये पूछ सकता है सवाल, मान लो, और फिर आपको आते हुए पढ़ा हुआ गलत हो जाए तो साइज नहीं है ये, इसको क्या चीज कहेंगे? इसको कहेंगे स्वामित्व। हिंदी के बच्चे कहेंगे स्वामित्व और इंग्लिश वाले कहेंगे ओनरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है? पब्लिक सेक्टर। अगर पूरा जो है वो गवर्नमेंट के, जैसे पीएसयू होती है, भेल है, ये सारी ओएनजीसी है। एक आता प्राइवेट सेक्टर, भाई अपने जैसे प्राइवेट सेक्टर में कौन है? अंबानी है, अडानी है, इनकी जो फैक्ट्रीज है। और एक होता है ज्वाइंट सेक्टर। कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनके अंदर जैसे कोई कंपनी बनाई जाती है और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगाता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट को भी उसी तरीके से। जैसे पीपीपी मॉडल जो होता है, जो 1991 के बाद हमने अपनाया, तो वो क्या है? ज्वाइंट सेक्टर के अंदर आ जाती है। तो इन चीजों को क्या अपने को बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है, और इन नामों को क्या है बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इन्हीं को इसी तरीके से डाल के क्वेश्चन को पूछ लेगा, और इनके पूछ लेगा कि भाई रॉ मेटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री के कितने प्रकार हैं? तो ये 5 प्रकार हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी के आधार पर सीधे सीधे याद रखने हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो जो अपन ने अभी बात की थी उसके आधार पे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, आउटपुट, प्रोडक्शन एंड ओनरशिप, इसके आधार पे भी। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, देखो ये जो टर्म थी अभी अपन ने बात की थी, वहां उन्होंने क्या थी? मिसप्रिंट कर दी थी, यहां इन्होंने डाल दी है ओनरशिप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, स्वामित्व शब्द है ये, यहां ध्यान रखना है, इसको गलत नहीं करना है वहां पे। साइज के आधार पे बात करेंगे। जो पहली चीज थी, तो उसमें पहली चीज क्या थी? हाउस होल्ड और कॉटेज, इसके अंदर पहली चीज आती है। इसमें कुछ बेसिक जो बातें हैं वो है द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। कितना पैसा लगाया है, कितने लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, और कितना उत्पादन किया जा रहा है, इससे यह तय होगा कि इंडस्ट्री को किस कैटेगरी में रखा जाए। जितना कम होगा उतना वो कोटेज में, थोड़ा ज्यादा तो लघु में, और ज्यादा और चला जाएगा तो लार्ज स्केल में। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इस चीज को समझना है, इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं है। तो ये 3 टाइप हैं, हाउस होल्ड, स्मॉल और लार्ज स्केल। इसको हम आगे थोड़ा सा क्या है डिटेल में देख लेते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्री की अगर बात की जाती है तो इसे कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है कि भाई अपने घर की एक कोठरी में ही कर लेते हैं ये लोग ये काम। अब इस कोठरी में काम करेंगे तो आप इसको बेसिक तरीके से समझो, आप अपने घर पे चीज बना रहे हो तो इसमें क्या होगा? घर की चीजें इस्तेमाल होगी, घर के लेवल पे जो तकनीक है वो होगी, घर के लोग ही इसके अंदर क्या है काम करेंगे, और लगभग घर के जरूरतों के हिसाब से ही उत्पादन इसके अंदर किया जाएगा। तो इसमें क्या चीज है ये देख लीजिए अब आप। इसमें है भाई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, यूज लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल हैंड टूल्स, प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स, प्रोडक्शन इन देयर होम्स बाय देयर फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मे बी फॉर कंजम्पशन इन द हाउस होल्ड और फॉर सेल इन लोकल विलेज मार्केट, और बार्टर जो सिस्टम होता है उसके आधार अपने घर में उपभोग कर लेते हैं, या थोड़ा बोड़ा अपने आस पड़ोस में चीजें दे दी, बार्टर सिस्टम में इस्तेमाल कर लिया कि भाई तुम ये चीज बना रहे हो, तुम हमें ये दे दो, हम तुम्हें ये दे देते हैं, और अपनी आपसी जरूरतें पूरी कर ली जाती हैं। ये 4-5 करैक्टरिस्टिक है, इनमें कौन सी करैक्टरिस्टिक नहीं है ऐसे करके या है, तो ये आपसे सवाल पूछ लेगा। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट मच इन्फ्लुएंस, भाई इसके अंदर कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि सारी चीजें घर की होती है, ना तो किसी को तनख्वाह देनी, ना कच्चा माल लाना, ना उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं भेजना। तो ये चीजें इनके अंदर क्या है बहुत कम महत्व रखती है। और मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस लोकली, तो इनको क्या किया जाता है स्थानीय स्तर पर ही इनको क्या कर दिया जाता है डेवलप कर लिया जाता है। जो इतने भी टूल होते हैं ना उनको स्थानीय स्तर पर ही बना लिया जाता है। सम कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स जो इसमें है वो बनाए जाते हैं, जैसे फूड स्टफ, फैब्रिक्स है, मैट्स है, कंटेनर, टूल्स, फर्नीचर, शूज, ये स्थानीय स्तर पे जैसे अपने जूते चप्पल को गांठते हैं वो वाला काम हो गया है ना। कोई फैब्रिक की चीज बना देते हैं, टोकरी वोकरी बना देना, बांस वांस की, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है कॉटेज इंडस्ट्री। तो कोई छोटी पेंटिंग बना देना कि कोई ऐसी चीज बना लेना अपने घर के स्तर पे, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं।
अब इससे कुछ चीजें जैसे फॉरेस्ट से लेकर बना दी जाती हैं, कुछ लेदर वेदर से बनाई जाती हैं, कुछ स्टोन से बना दी जाती हैं, जैसे पोट्री का काम होता है, मटके वटके बनाने का काम होता है। कुछ चीजें होती है जैसे शूज वूज की लेदर से बना दी जाती हैं, जैसे टोकरी बनाना है और चीजें बनाना है, जंगल की जो लकड़ी वकड़ी की चीजें, अचार वचार बना लिया अपने घर के स्तर पे, वो सारी चीजें अपने को एग्रीकल्चर से या फॉरेस्ट से प्राप्त हो जाती है। ज्वेलरी है, ये चीजें हैं, ये भी क्या है इसके अंदर आ जाती हैं, जो स्थानीय स्तर पे जो चीजें अवेलेबल होती हैं, जो परंपरागत तरीके से चली आ रही, वो लोग क्या है इन चीजों को, पुराने गहनों को तोड़ के नए गहने बनाना, उन्हीं चीजों को रिपीट कर करके वो चीजें बनाते रहते हैं। फिर है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में क्या होता है, बस उससे किस तरीके से डिस्टिंग्विश है, इस चीज पे अपने को फोकस करना है। इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स आर एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस चीज का इसमें अंतर होता है। वर्कशॉप आउटसाइड द होम कॉटेज, पहले उसमें तो क्या होता था घर में ही होती थी, इसमें आउटसाइड होती है। तो एक तो इसकी जो टेक्निक है और एक जो प्लेस है वो अलग हो गया। दूसरा, दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर डिवाइस जो होती है वो, मशीन होती है वो, और सेमी स्किल्ड लेबर इसके अंदर चाहिए होता है। थोड़ा सा स्किल इसके अंदर जरूरत पड़ने लग जाती है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। अब ये क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री है ना, ये स्थानीय स्तर पे रोजगार को बहुत बढ़ावा देती है, स्थानीय स्तर की जरूरतों को बहुत ज्यादा पूर्ति करती है। और उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली जो अपने एक बेरोजगारी होती है, जिसको आपने सीजनल बेरोजगारी के रूप में पढ़ा होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में पढ़ा होगा, जिसे छिपी हुई हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। वो होती क्या चीज है कि आपके पास एक खेत है, उस खेत के अंदर 2 लोगों के काम करने की गुंजाइश है, और उसके अंदर 6 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे प्रोडक्शन पे कोई प्रभावित नहीं पड़ रहा। 2 लोग करें तभी प्रोडक्शन उतना हो रहा है, 6 करें तो भी। तो ये तो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो लोग काम में लगे हुए जरूर हैं, लेकिन एक अलग तरीके से बात करें तो वो लोग क्या है, बेरोजगार हैं। दूसरी बात होती है कि भाई 3 महीने जब एग्रीकल्चर होती है तब तो वो लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं। बाकी 3 महीने 4 महीने जब बीच में सीजन ऑफ सीजन होता है तो वो लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इन दोनों चीजों का भार क्या किया जा सकता है, इसमें कम किया जा सकता है कि वो अपने घर के 6 मेंबर हैं तो 2 तो मान लो एग्रीकल्चर में लग जाए, तो वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाला किस्सा खत्म, और बाकी के 4 वो अपने स्मॉल इंडस्ट्री में लग जाएं, इससे एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए, और बीच का जो ऑफ सीजन है उसमें 6 के 6 इसमें लग जाएं, और एक्स्ट्रा इनकम भी उनको हो जाए, ताकि वो एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा अच्छे टूल्स, ज्यादा अच्छे फर्टिलाइजर और वो चीजें भी ला सकते हैं, वहां भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये स्मॉल इंडस्ट्री क्या है, जो डेवलपिंग नेशन है ना, उनकी रीढ़ है एक तरीके से, जिनके अंदर ये कमजोर पड़ जाती है, वो उनकी ग्रोथ लेवल क्या है, गिरने लग जाता है। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, इनके अंदर क्या है, ये इंडस्ट्री है, ये काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर इसका काफी ज्यादा रोल है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्या चीज होती है, ए लार्ज मार्केट। ठीक है, अब इसकी आपको करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यही आपसे सवाल आएगा। लार्ज मार्केट, वेरियस रॉ मटेरियल्स, इनॉर्मस एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी। ठीक है, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, विशिष्ट कुशल स्किल्ड लेबर, एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत ही प्रगतिशील या बहुत ही उन्नत तकनीक, और असेंबली लाइन होनी चाहिए मास प्रोडक्शन के लिए, और लार्ज कैपिटल इसके अंदर चाहिए होती है, ज्यादा पूंजी, ज्यादा संसाधन, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत उन्नत तकनीक, बहुत स्किल्ड लेबर, और मास प्रोडक्शन। अपने को उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे करना है, क्योंकि बड़े बाजार की मांग को हमको क्या करना है, पूर्ति करना है। दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, जब वो आया उसके बाद से ये चीज क्या है, आई सामने। इन द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड यूरोप, नाउ इट इज डिफ्यूज ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन ये होता है कि एक चीज यहां पर है, मान लो कोई शहर के अंदर कोई नई फैशन चलती है, नई चीज चलती है, वो धीरे धीरे जो आसपास के एरिया हैं फिर गांवों तक पहुंच जाती है। इसी तरीके से तकनीक क्या होती है, पहले किसी बड़े एरिया में आती है, जैसे डेवलप्ड नेशन में आई, फिर डेवलपिंग कंट्रीज के बड़े सेंटर्स पे, सिटी सेंटर पे आई, फिर वो निचले स्तर तक पहुंच जाती है। ये होता है डिफ्यूजन, विसरण बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है,
तो ये डेवलप्ड नेशन में आई थी और अब इसका विस्तृत होकर कहा जा रहा है कि ये लगभग लगभग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कौन? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड टाइप्स। अब दुनिया के जो बड़े एरियाज है ना उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के जो रीजन है वो, और एक है जो हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन है वो। उनके अंदर क्या है ये चीज अब बाद में आई है ट्रेडिशनल, और इनके बारे में अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ट्रेडिशनल है मतलब परंपरागत तौर पे जहां पे इसकी शुरुआत हुई थी, और टेक्नोलॉजी वाला कि अब डिफ्यूजन होके चीजें होके अब वहां तक क्या है ये चीजें पहुंच गई हैं जो नए सेंटर्स बने हैं उस पे। उनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कुछ अपने चैलेंजेस हैं, उनकी कुछ अपनी अलग समस्याएं हैं, वो अपन एक स्लाइड के अंदर बात करेंगे। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल्स। अब इसमें क्या चीज है वही अपन ने बात की थी, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। इनके अंदर रॉ मटेरियल की बात है तो रॉ मटेरियल किससे लिया जाता है, अब आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि भाई जैसे शुगर है, पिकल है, फ्रूट्स जूस है, ब्यूवरेज है जैसे टी, कॉफी, कोकोआ, और स्पाइसेस हैं, ऑयल फैट्स हैं, टेक्सटाइल है, ये सारी चीज, रबर है, ये सब किससे प्राप्त होती है? ये हमको प्राप्त होती है एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट से। तो इनको एग्रो बेस्ड क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर से बेसिकली प्राप्त होती है तो ये इनको एग्रो बेस्ड कहा जाता है। फॉरेस्ट से हमें बड़ी जैसी लकड़ी होती है, टिम्बर जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त होती है। उससे सॉफ्ट अगर टिम्बर है तो उससे क्या लुगदी बनाई जाती है, तो पेपर इंडस्ट्री उसके अंदर आ जाती है, बड़े लेवल का फर्नीचर उसके अंदर आ जाता है। मिनरल के अंदर क्या है, जो मिनरल प्राप्त किए जाते हैं इसमें भी दो चीज देखी थी, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में क्या चीज थी? दो थे, मेटेलिक फेरस वाले और नॉन मेटेलिक यानी धात्विक लौह वाले और धात्विक अलोह वाले, और फिर एक अधात्विक। धात्विक जिनके अंदर धातु होती है। धातु क्या होती है? धातु होती है जिसके अंदर चमक हो, जिसके अंदर हार्डनेस हो, एक तन्यता हो, और जो पीटने से क्या है फैलती हो, वो चीज क्या है? धात्विक है। लो धात्विक क्या होती है? जिनमें चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है। और नॉन फेरस होते हैं चुंबकत्व नहीं पाया, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है। और नॉन मेटेलिक कौन सी हो जाएगी? नॉन मेटेलिक हो जाएगी जैसे अपने भाई इमारती पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, जो जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं जिनमें धातु होती ही नहीं है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जिनके अंदर नेचुरल केमिकल्स जो मिनरल से प्राप्त होते हैं, और इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडस्ट्री से जो तैयार किए हुए वो केमिकल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंडस्ट्री से तैयार किए जाते हैं कुछ चीजें, जैसे भाई आपने एक सुना होगा पेट्रोलियम उत्पाद। भारत पेट्रोलियम का सबसे, भारत के आयात में देखा जाए तो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा रोल है आयात के अंदर, और भारत के निर्यात में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? पेट्रोलियम उत्पादों की। तो पेट्रोलियम उत्पाद क्या होते हैं? जब पेट्रोल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो उससे डामर, कैरोसिन, ग्लिसरीन, ये बहुत सारी चीजें क्या है बनती हैं, उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो ये केमिकल फॉर्मेशन चेंज हो के ये चीजें बनती हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो इस केमिकल के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री होती है। कुछ प्लास्टिक जो आप मैन मेड जो केमिकल्स हैं उनके आधार पर जो चीजें बनाई जाती हैं वो सब क्या है केमिकल इंडस्ट्री में आती है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात की जाए तो अपन ने बात कर ली थी, टिम्बर है ना, लाख बोलते हैं जिसको, लैक, ठीक है। लैसी पर लखा नाम का कीड़ा होता है जिसको शहतूत पे इन पे पाला जाता है, और उसके कोकून से क्या किया जाता है? रेशम तैयार किया जाता है। फिर रेशम से क्या किया जाता है? कपड़े और ये चीजें बनाई जाती है, ठीक है जी। कॉटन का इस्तेमाल आप जानते हो भाई, कपड़े बनाने में, सूती कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जूट है जैसे, लेकिन ये अपन पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जूट क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर में आ जाता है, और ये चीज कॉटन भी एग्रीकल्चर में आ जाता है। इसमें आता है बेसिकली अपन किससे प्राप्त करते हैं? फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। जैसे रबड़ हो गया, ठीक है, और च्युइंगम, जोपेटा से जो च्युइंगम होती है, वो जोपेटा नाम का एक वृक्ष होता है, आपके एनसीईआरटी में बॉक्स बना के दे रखा है, जोपेटा नाम का एक वृक्ष होता है, उससे च्युइंगम बनाई जाती है। एनिमल बेस्ड होती है, जैसे लेदर अपन प्राप्त करते हैं, आइवरी जैसे उनकी हड्डी वड्डी से, इन चीज़ों से जो चीज़ें बनाई जाती है वो चीज़ है। विशेष करके इसमें हाथी दांत की जो चीज़ें होती है वो आती है। लेकिन इन पे क्या किया जाता है? इन पे अब बहुत सी चीज़ों पे एनिमल बेस्ड है, इनके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ने 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, और उसके बाद हमने 1973 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था। और उस वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर हमने क्या किया था कि हम प्रिजर्व करेंगे किसको? फॉरेस्ट
का जो फ्लोरा एंड फोना है उसको, और उसके तहत हमने क्या किया, इस तरीके की जो जंगली जानवरों के जो शिकार है, इनसे बने उत्पाद है, इनके ऊपर क्या है, रोक लगा दी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक साइट नाम की संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्या करती है, ये जो एनिमल्स हैं इनकी तस्करी होती है, अवैध तस्करी होती है, उसके ऊपर क्या है, रोक लगाती है। जैसे गेंडे का सींग है या टर्टल है, बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शन है, बहुत अवधारणाएं ऐसी हैं कि इनके इस्तेमाल से ये होता है वो होता है। इससे क्या है, इन जानवरों को बड़े स्तर पे क्या है, शिकार किया जाने लग गया, तो इनके सामने क्या है, एक संकट की स्थिति पैदा हो गई। प्रोडक्शन के आधार पे अगर अपन बात करें तो बेसिक इंडस्ट्रीज में आ जाती है स्टील, और कंजप्शन इंडस्ट्रीज में आते हैं बिस्किट, ब्रेड, ये वाली चीज। या आपने देखा था, इसमें इतना ही दिया है आपके चैप्टर में, इससे ज्यादा आपको क्या है इसके अंदर याद भी नहीं करना है, बस इसको समझ लेना है। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए बेस का कार्य करती है, उसके अंदर इस्तेमाल होती है। और कंज्यूमर होती है जो सीधी उपभोग के लिए, बाजार के लिए अपने उत्पाद बनाती है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, तो पब्लिक बेस्ड हो गई, तो अपन इसमें बात कर ली थी। पीएसयू होती हैं, दूसरी प्राइवेट है, जिनके अंदर प्राइवेट लोगों के हाथ में काम होता है, सारा कैपिटल लगाना, मैनेजरल काम सारा इनके हाथ में होता है। और तीसरी होती है ज्वाइंट इंडस्ट्री, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या है, पूंजी लगा देता है, और प्राइवेट सेक्टर क्या कहता है, उसको मैनेजरल चीजें प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा तकनीक है, ज्यादा मैनेजरल स्किल्स है, तो वो मैनेज करता है, तकनीक दे देता है, और प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर उसमें पैसा लगाती है। जैसे अपने यहाँ पे ना ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं जो रोड वोड बनाती है, पुल बनाती है, उनको पीपीपी मोड पे बनाती है कि बीओटी मोड पे बनाती है। उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया, और जो प्राइवेट है वो टेक्नोलॉजी देंगे और अपनी कुछ चीजें देंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, एक निश्चित समय तक उससे अपना टोल वसूलेंगे, और फिर जब उनकी आय पूरी हो जाएगी तो फिर उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ये आपको चीज समझ लेनी है यहाँ पे। अब ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन थे, अपने एक चीज देखी थी, और एक न्यू टेक्नोलॉजी वाले थे। तो ट्रेडिशनल वाले में क्या चीज थी, ये बेस्ड थे किन चीजों के ऊपर, इनके कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखना है भाई, फिर कह रहा हूं, हैवी इंडस्ट्री पे बेस्ड थे, ऑफन लोकेटेड नियर कोल फील्ड एंड engaged in मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इन चीजों पे बेस्ड थे। परंपरागत जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना दुनिया में, औद्योगिक क्रांति के रीजन क्या थे, इंग्लैंड, जर्मनी, रूर कोयला क्षेत्र था, उसको यूरोप की काली पट्टी कहा जाता है। लोह और कोयला इतना ज्यादा वहां पे उत्पादन, कंजप्शन, प्रोडक्शन, सब चीजें वहां पे होती थी। ऐसे इंग्लैंड में था। तो इनमें क्या था, सूती वस्त्र उद्योग, लोह, औद्योगिक क्रांति का आधार थे ये चीजें। तो इनके अंदर बड़ी मशीनरी, हैवी इंजीनियरिंग और बड़े लेवल पे केमिकल और ये चीजें इस्तेमाल की जाती थी। ये उद्योग वहां पे लगे हुए हैं। तो बेसिक रीजन वाले हैं ये, जो ट्रेडिशनल रीजन है वो वाले इंडस्ट्रीज ये हैं। और ये किन में बदल गए थे, स्मोक स्टॉक में बदल गए थे, क्योंकि वहां धुआं धुआं पूरा शहर ही, मतलब पुराने औद्योगिक जो क्षेत्र थे वो धुआं धुआं रहते थे, क्योंकि सारी चीजें पॉल्यूशन जनरेट करने वाली उसके अंदर थी। इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इनके अंदर मिलता था, किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा भी नहीं थी। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या था, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती थी, हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग थी, लेबर ज्यादा चाहिए, तो माइग्रेशन करके वहां पे लोग ज्यादा आके बसते थे। जैसे अपने कलकत्ता था, कलकत्ता अपने एक इंडस्ट्रियल सिटी था, तो वहां पे बहुत ज्यादा, आपने एनसीईआरटी में शायद 7th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, आपने एक चीज देखी होगी, उसमें एक चीज दे रखी थी कि एक बस्ती एरिया ही अलग से बसा हुआ था। अंग्रेज उसको, मेरे एक नाम याद नहीं आ रहा, उसको अलग नाम से बुलाते थे। वो पूरा एरिया ही लेबर लोगों के लिए उन्होंने बनाया था। तो इनके हाउस वाउस है, तो क्योंकि ये लोग क्या है भाई, जो कमा रहे हैं उसी में से इनको अपना रेंट भी देना होता है, तो ये कम फैसिलिटी वाली जगह में, सस्ती जगह के अंदर रहते हैं। और इन्फीरियर टाइप और पुअर सर्विसेज इनके पास क्या है, बेचारों के पास रहती है। पानी वानी की, बिजली की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाना, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाना, अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, वेस्ट, हीप्स, ये बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो धुआं धूल वहां पे मिलती है, शोर शराबा बहुत होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और जो कचरा होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, तो वो वहीं पे कहीं जैसे खाली जगह उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है, तो उससे क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लैंड कम पड़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन प्रेशर बन जाता है। और अपने पहले बात की थी, जहां पर पॉपुलेशन प्रेशर होगा वहां पे पोल्यूशन और
लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इस तरीके की क्या है समस्याएं आ जाती है, क्राइम बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके की चीजें क्या है आ जाती हैं। अब बात चल रही है कि भाई हाई टेक्नोलॉजी वाले की बात कर ले तो टेक्नोलॉजिकल रीजन्स वो नए वाले कौन से हैं, वो टेक्नोलॉजिकल रीजन्स हैं जिन क्षेत्र के अंदर अब डिफ्यूज होके हैवी इंडस्ट्रीज गई हैं, उनके अंदर क्या किया जा रहा है, अब ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को प्लान किया जा रहा है, हाई टेक्नो मशीन है वहां पे, और स्मार्ट जो मेथड्स हैं, कंप्यूटिंग के स्मार्ट मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें क्या है पोल्यूशन कम है। ऑलरेडी उन्होंने क्या किया, प्लानिंग की है, वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, पोल्यूशन को कैसे कम करना है, लेबर के लो हैं, लेबर भी कंपेरेटिवली स्किल्ड है, तो वो क्या है अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज के सेंटर बन के उभरे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, इस क्षेत्र को भारत का फॉरवर्ड का डेट्रॉइट कहा जाता है। लेकिन डेट्रॉइट आपने खुद देखा कि अब खुद खत्म हो गया है, क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड का एक सिटी था जो कि अब नए ढांचे को अडेप्ट नहीं कर पाया और अब कोलैप्स हो गया है। तो अब नए जो सेंटर्स बन गए उनको नए टेक्नो सेंटर्स कहा जाता है, जो कि अपने उस स्लाइड में नाम देखा था। अब है इसकी केस स्टडी में इन्होंने दिया है रूर कोलफील्ड जर्मनी का। जर्मनी का रीजन इसी का एग्जाम्पल है। जर्मनी के अंदर एक बेल्ट है, राइन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको रूर क्षेत्र कहा जाता है। 45 डिग्री कहा जाता है कि यूरोप की ज्यादातर जनसंख्या 45 डिग्री की जो लाइन है उसके दोनों तरफ बसी हुई है लैटिट्यूड के आसपास। क्यों? वहां पर जो रूर क्षेत्र है ना उसके अंदर बहुत बड़े स्तर पे क्या है कोयला पाया जाता है। राइन नदी है वो 12 मासी नदी है, उससे क्या है इनको वाटरवे मिल जाता है। और वहां पे क्या है मेडिट जो ये अटलांटिक सागर है इसके इधर अमेरिका है, और नीचे उसी के माध्यम से अफ्रीका और एशिया तक इनकी पहुंच थी। तो ये पूरे बाजार, कच्चा माल का आना, श्रमिकों की उपस्थिति, वाटर और सब उस टाइम की जो फैसिलिटीज थी, लोहा, कोयला, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो उस टाइम पे रूर क्या था, प्रोडक्शन हब था किसका, यूरोप का। और जर्मनी की अगर स्पेशली बात की जाए तो जर्मनी के अंदर 80% ऑफ जर्मनी का जो टोटल स्टील था उसका प्रोडक्शन किस में था, रूर रीजन में था। तो रूर जर्मनी में है, लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है ये फ्रांस में भी, जर्मनी में भी और आगे यूक्रेन तक एक पट्टी के रूप में बीचों बीच फैली हुई थी। इस रीजन के आसपास ही यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज क्या है लोकेटेड हैं। चेंज इन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बाद में क्या हुआ, ये क्या हो गया, डिके ऑफ सम एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पॉल्यूशन इसके अंदर जनरेट हो गई। क्योंकि ये किस तरीके का है, केस स्टडी किस तरीके की है, ट्रेडिशनल सेंटर है, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ रूर क्या है कि अब नए प्लांट बनाए जाएंगे, नई चीजें, नई तकनीक, जो ट्रेडिशनल तरीके के मेथड चले आ रहे थे उनको हटा के अब रूर में क्या किया जा रहा है, न्यू इंडस्ट्रीज लाइक ह्यूज ओपन कार असेंबलिंग प्लांट, न्यू केमिकल प्लांट, यूनिवर्सिटीज, इस तरीके की चीजें अब यहाँ पे खोली जा रही हैं ताकि इस सिटी को, इस एरिया को क्या किया जाए, रिवाइव किया जा सके। आउट टाउन शॉपिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर को, जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था छोड़ के जो नई अप्रोचेज अपना के जो नया एरिया विकसित किया गया है, तो इस लैंडस्केप को क्या कहा जाता है, न्यू रूर। न्यू रूर ये नहीं कहते विराट कोहली 2.0, रोबोट मूवी 2.0, मतलब जो पुराना वर्जन था उससे एक एडवांस चीज आ गई, नई चीज आ गई। तो ये रूर 2.0 है, आप तो ऐसे याद रखो, न्यू रूर है। ये क्या है, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व करते हुए, जो नए फ्यूचर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो नई इन्वेस्टमेंट, नई प्लानिंग की गई है, उसके आधार पर अब रूर को का जो नया रूप सामने आया है उसको कहा जाता है न्यू रूर। किस क्षेत्र में है, जर्मनी में है। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, किस तरीके का था ट्रेडिशनल का, किस तरीके के में बदल रहा है, अब न्यू टेक्नोलॉजिकल जो रीजन है उसके अंदर बदल रहा है। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जो पीछे बात आई थी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसमें बेसिक चीजें क्या है वो बात कर लेते हैं। पहली चीज है हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर, और लार्जेस्ट लेटेस्ट जनरेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्टिविटी इसके अंदर होती है। R&D इसके अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। स्किल्ड लेबर होता है, और ज्यादातर जो प्रोफेशनल होते हैं वो व्हाइट कॉलर इसके अंदर सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं वो इसके अंदर होते हैं। सॉफ्टवेयर का काम है, इस तरीके के जो काम है वो इसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे डॉक्टर है, अगले उसमें पढ़ेंगे हम किसके अंदर,
टर्सरी सेक्टर के अंदर फिर व्हाइट कॉलर में कौन आते हैं, डॉक्टर है, एडवोकेट है, जो आपको सलाह देते हैं, सेवाएं देते हैं, वो लोग इसके अंदर आते हैं। टीचर भी इसमें आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज, इसमें क्या क्या चीज आती हैं, असेंबली लाइन होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग प्रोसेस, जो सारी चीजें होती है, डेवलपमेंट होता है, केमिकल होते हैं, जो सब चीजें होती है ना, ये एक तरीके से मशीनों से ही क्या है नियंत्रित होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा इनको ज्यादातर क्या किया जाता है, चलाया जाता है। मैनुअल लेबर कम से कम होता है, जो मैनुअल लेबर होता है वो बहुत हाईली स्किल्ड होता है, हाईली पेड होता है। एनवायरमेंट क्या होता है, इनके अंदर क्या है, पोल्यूशन जनरेशन बहुत कम होता है, नीटली स्पेस होता है, लो मॉडर्न और डिस्प्रेस्ड ऑफिशियल प्लांट, लैब, बिल्डिंग, मतलब एक सिस्टम से बनी होती है। यहाँ पे ऑफिस है मान लो, ठीक है, यहाँ प्लांट है और रिहायशी इलाका थोड़ा सा दूर है, तो इनको क्या है बिल्कुल डिजाइन करके, प्लान करके, नई चीज है तो पुरानी चीज में जो प्रॉब्लम थी हमने देखा 2.0 बनाने के लिए आपको पुरानी चीजों में जो समस्या है उन चीजों को क्या है ध्यान में रखा जाता है। साथ में इसमें क्या है, इसमें तकनीक का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल है, तो इसके अंदर पोल्यूशन, वेस्ट जनरेशन, वो वाली चीज भी क्या होती है, कम होती है। टेक्नोपॉलिसीज, टेक्नोपॉलिसी क्या है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा। आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मान लो आप, तो ये ठीक है। टेक्नोपोलिस क्या है, ये है हाई टेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हैवी स्पेशलाइज्ड, ठीक है। इसके अंदर हाईटेक इंडस्ट्री होती हैं जो रीजनली कंसंट्रेटेड होती हैं, एक एरिया विशेष में फोकस करती हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होती हैं, अपनी आत्मनिर्भर होती हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, अपने काम में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है। ऐसे एरिया को टेक्नोपोलिस कहा जाता है। जैसे मैग्नोपोलिस है ना, सिटी, जैसे पोलिस शब्द सिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टेक्निकल सिटी एक तरीके से तकनीकी शहर। तो सिलिकॉन वैली है ना, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर, तो वहां पे एक इस तरीके की सिटी है जो पूरा सॉफ्टवेयर का, इन चीजों का काम करती है। और इसी सिलिकॉन वैली के अंदर ही जितने भी माइक्रोसॉफ्ट सारी जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट ऑफिस है अमेरिका के, सारे यहीं पर हैं। अपने इंडिया में बात करें तो बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि बेंगलुरु हमारे यहाँ पर क्या है, आईटी हब है। तो इसको आपको क्या है ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी के बॉक्स में क्या दिया है, क्वेश्चन बना के, ऐसे क्वेश्चन लगा के, भारत के अंदर भी ऐसा कुछ है क्या, तो है। किसको, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली या भारत का टेक्नोपोलिस कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इनको क्या है आपको ध्यान रखना। टेक्नोपोलिस में एक सवाल पूछ सकता है आपसे, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आप भी इसके लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, और आप इसको करके आएंगे अच्छे से। अब आपके दो कुछ केस स्टडी दी हैं, दो इंडस्ट्रीज की केस स्टडी दी है, एक तो स्टील इंडस्ट्री की केस स्टडी दी है और एक आपके कॉटन इंडस्ट्री की दी है। स्टील इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये इंडस्ट्री है, इसे बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। बेसिक इंडस्ट्री इसको कहा जाता है क्योंकि और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसे हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन है ना, लार्ज क्वांटिटी में और बल्क में प्रोडक्शन क्या है किया जाता है। प्रोडक्ट भी भारी होते हैं और मात्रा भी ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, आयरन निकाला जाता है किस चीज में से, जो आयरन ओर होता है, लोह का जो अयस्क होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है और लाइमस्टोन मिलाया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, उसकी मेल्टिंग की जाती है। मेल्टिंग करने के बाद उसको से क्या है, उससे आयरन बनाया जाता है। फिर आयरन को क्या किया जाता है, मेल्टिंग को फिर कूल डाउन किया जाता है, कूल डाउन करके उससे क्या किया जाता है, पिग आयरन बनाया जाता है। पिग आयरन के अंदर फिर क्या किया जाता है भैया, मैग्नीशियम और ऐसी कोई चीजें मिलाई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पॉइंटों में होती है ये मात्रा, और फिर उससे क्या किया जाता है, स्टील तैयार किया जाता है। द लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री इज ट्रेडिशनली लोकेटेड क्लोज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि भैया ये हैवी इंडस्ट्री है, कच्चा माल बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। 1 kg लोहा प्लस में 2 kg लाइमस्टोन और 2 kg कोयला, ये मान लो इतना अनुपात है। इससे क्या बनेगा, ये 2 के 3 kg मान लो आप तो, और ये इतना बन के 1 kg लोहा बनेगा। आप समझ लो इतना ज्यादा, आप 10 kg माल डाल रहे हो और 1 kg चीज निकल के आ रही है, तो इसके क्या है, जहां पे लाइम स्टोन मिलेगा,
कोयला मिलेगा और लोहा इस्क मिलेगा, वहां पे ये इंडस्ट्री लगाई जाएगी। जैसे अपने जमशेदजी टाटा साहब ने जमशेदपुर में ये इंडस्ट्री लगाई थी, क्योंकि वहां पे ये तीनों वीरभूम क्षेत्र से तो क्या ले लेते थे, चूना पत्थर ले लेते थे, झरिया और वो रीजन था उससे क्या कोयला ले लेते थे, और वहां पे स्वर्ण रेखा नदी बहती है, तो स्वर्ण रेखा नदी से उससे क्या ले लेते थे, पानी ले लेते थे। तो ये सिंपल है, तो उन्होंने क्या है पूरी चीजों को समझ के ये लगाया था। भारत का पहला स्टील प्लांट था वो, और सक्सेसफुल स्टील प्लांट था। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें इसकी, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। तो ये कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, एडवांस कंट्रीज में, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। अगर यूएसए की बात की जाए तो कुछ एरिया दे दिए गए हैं, जैसे अपन ने अमेरिका देखा था कल, आज भी देख लेते हैं, क्या अपने तो घर का ही है अमेरिका। जब आप एक बार समझ जाओगे चीजों को, तो आपके लिए कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी। ये अमेरिका है। अमेरिका में यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अपलेशियन, और यहाँ पे 5 झीलें हैं जिनको बोला जाता है ग्रेट लेक्स। ये वाला जो रीजन है, यही रीजन है अमेरिका के अंदर लो इंडस्ट्री के कंसंट्रेशन का। बस इसको याद रखना है आपको। अपलेशियन रेंज यहाँ पर है, पिट्सबर्ग अपलेशियन रेंज के पास, ग्रेट लेक रीजन में शिकागो, गैरी, ईरी, ये जो रीजन है ये है, बफेलो, डुलुथ, और अटलांटिक कोस्ट के पास स्पेरो पॉइंट और मॉरिस विले है। ठीक है, पिट्सबर्ग है वो धीरे धीरे कह रहा अपना ग्राउंड खोता जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि जो इसके अंदर इसके लिए जो चीजें मिल रही थी वो चीजें अब नहीं मिल पा रही हैं, उत्पादकता कम हो गई है। तो अब ये रस्ट बाउल ऑफ यूएसए कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा रस्ट बाउल ऑफ यूएसए किसे कहा जाता है, तो रस्ट बाउल ऑफ यूएसए कहा जाता है पिट्सबर्ग को। ठीक है, और लो इस्पात का दुनिया में कहीं भी बड़ा केंद्र होता है उसको कहेंगे भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग क्यों, लोहे का एक जाना माना नाम था लो इंडस्ट्री का, और अब ये क्या है, अपना ग्राउंड खो दे रहा है। तो अब इसको क्या कहा जाता है, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए कहा जा रहा है। हो सकता है रूर की तरह कल को ये भी रिवाइव कर जाए, तो ये भी पिट्सबर्ग 2.0 न्यू रूर बना है, उसी तरीके से ये भी बन जाए। बर्मिंघम है और शेफील्ड है कहां पर, यूके के अंदर, और डुसेनबर्ग, डॉर्टमंड, डुसेनडोर्फ ये कहां पर है, जर्मनी के अंदर। ये यूके में थे, ये जर्मनी में है। ये फ्रांस के दिए हैं कुछ, एटिने और लेकरशेट, इसको फ्रेंच भाषा में इन्होंने नाम लिखा है, तो लेकरशोट नाम बोला जाता है इसका। और ये मास्को है, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ये लिपस्तेक है, लिपस्टिक नहीं पढ़ना इसको, लिपस्तेक है, ये तुला है। मास्को टुला वाला जो रीजन है ये रसिया का क्षेत्र है, और ये किरवाई रोक है, डोनेट्स्क बेसिन है, यूक्रेन का है ये क्षेत्र। तो ये सारा क्षेत्र क्या है, अब रसिया का और यूक्रेन का क्या है, पूछ सकता है थोड़ा सा भाई। कोई भी एग्जामिनर होता है वो कोई मंगल से तो आता नहीं है, आसपास की जो चीजें चल रही होती है। देखो लर्निंग की एक बात बताता हूँ आपको, आप जिसने बोर्ड पे ऐसे भी देखा ना और ऐसे घूमे, तो आपकी दिमाग आंखें बहुत कुछ देख चुकी होती है और आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ जा चुका होता है। तो ऐसे जब टीचर भी बाहर न्यूज पढ़ता है, बहुत चीजें देखता रहता है, सुनता रहता है, तो उसके दिमाग में भी कुछ चीजें रहती है। अब लो इसका कुछ पूछेगा ना और उसके सामने लिस्ट होगी, तो रसिया और यूक्रेन पे उसका ध्यान जरूर जाएगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी उस पर ध्यान आज दुनिया का गया हुआ है। तो हो सकता है कि अगर लोहे का इसका एक क्षेत्र पूछना है तो यूक्रेन का ही पूछ ले या रसिया का पूछ ले। तो अपने को थोड़ा सा क्या है, उस तरीके से भी तैयार रहना है। आएंगी चीजें आपके एनसीईआरटी में से ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बाहर चल रही है, तो हो सकता है आपसे वो चीज पूछ ली जाए। तो ये रीजन्स है भारत के, जैसे जमशेदपुर है, कुल्टीबरनपुर है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है, सेलम है, विशाखापट्टनम है, भद्रावती है, ये सारे भारत के सेंटर्स हैं। तो इनको देख के मिलान करवा लेगा ये कहाँ पर है, इस तरीके से मिलान करवा लेगा। तो इस चीज को क्या है, अपने को अच्छे से तैयार करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपके क्या है, एक सवाल बन सकता है किस तरीके का, सेंटर देके उसका मिलान करवाने, किसी देश का नाम देके कि ये किस देश में पड़ता है, या ये रस्ट ऑफ बाउल किसे कहा जाता है, इस तरीके का। स्टील इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल बनने की संभावना है। स्टील और कॉटन इंडस्ट्री दो ही केस स्टडी दी भी है इन्होंने, तो इनके अंदर काफी ज्यादा संभावना है कि आपसे सवाल बन जाए। फिर है कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज है, इसके अंदर बात कर लेते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज 3 सब सेक्टर्स। पहला है हैंडलूम, दूसरा है पावरलूम और तीसरा है मिल सेक्टर। पहला सवाल यही है कि 3 सेक्टर कौन कौन से हैं,
ये एक स्टेटमेंट दे दे कि ये तीनों इसके सेक्टर हैं, कहेगा इसके 2 सेक्टर हैं, तो आपको ध्यान रखना 3 सेक्टर हैं, मिल, पावरलूम, हैंडलूम। हैंड का मतलब हाथ यानी सबसे छोटे वाला, ठीक है। पावर थोड़ी सी एनर्जी लगाई जा रही है, और मिल के अंदर भाई मिल के लेवल पे तो बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड लेबर्स, इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम पूंजी, ज्यादा लोगों को रोजगार और कम स्किल्ड के लेबर से काम चल जाता है किसमें, हैंडलूम में। अब देखो, व्हाई डिड महात्मा गांधी प्रोपोगेट खादी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, क्यों भाई इसको चलाया? इन्होंने कहा कि भैया खादी अगर करेंगे तो आदमी क्या है, स्किल्ड भी होगा थोड़ा सा, और एक आमदनी भी होगी, और विदेशों के ऊपर जो हमारी कपड़े को लेकर निर्भरता बन गई वो समाप्त होगी, हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आएगी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि भारत का जो डेवलपमेंट है, फ्यूचर है, वो गांव में है, और गांवों को किस चीज से बचाया जा सकता है? गांवों को बचाया जा सकता है कुटीर उद्योग से। और उस टाइम पे कपड़ा उद्योग, जहां जो चरखा कातना और ये चीजें कुटीर उद्योग का बेसिक पार्ट था, मेन पार्ट था, तो उसके ऊपर इन्होंने क्या इसीलिए फोकस किया था। दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स स्पिनिंग, वेविंग, और जो फिनिशिंग के जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी जो उपकरण होते हैं, उन्हीं का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सेक्टर है, उसके अंदर बात की जाती है पावर हैंडलूम। इसके अंदर क्या है, मशीन थोड़ी सी इस्तेमाल होती है, इंट्रोड्यूस मशीन्स, और लेस लेबर इंटेंसिव होता है उसकी तुलना में। जब मशीन लग गई तो एक कहा जाता है कि एक मशीन 10 लोगों को रिप्लेस कर देती है, अगर छोटे स्तर की भी मशीन है तो क्या है, तो इसके अंदर लेबर थोड़ा सा कम लगता है, और स्किल्ड लेबर थोड़ा चाहिए होता है, इससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मिल लेवल पे क्या है, हाई कैपिटल और वही सारी चीजें, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, अच्छी कैपिटल, अच्छी मशीन इसके लिए चाहिए। बल्क के अंदर क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। अब दुनिया में इसके कुछ रीजन बताए हैं भाई, इनके रीजन की बात की, इन्होंने कहा है कि इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, इनके अंदर क्या है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो किया जाता है रॉ कॉटन का उत्पादन किया जाता है, तो ये कॉटन इंडस्ट्री भी यहीं पे क्या है, लोकेटेड है। यूके की बात की जाती है, तो यूके के अंदर, यूके में नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है और जापान है, ये भी क्या है, कॉटन टेक्सटाइल को अब कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं, ये आयात किया हुआ जो इनके पास धागा होता है, इंपोर्टेड जो यार्न है, कॉटन है, उसके इस्तेमाल से कर रहे हैं, इतना ये प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी, मशीनरी ज्यादा है, तो ये रॉ मटेरियल मंगाकर ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करके उस कॉस्ट को निकाल लेते हैं। अब इसके रीजन से अभी बात ये कही जा रही है कि पहले ये क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आधार किसे माना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग को, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन अब सूती वस्त्र उद्योग क्या है, धीरे धीरे अपनी सेप खोता जा रहा है। सूती वस्त्र उद्योग अब लाभ का सौदा नहीं रह गया है, कच्चा माल की भी समस्या आती जा रही है, और सबसे बड़ी बात है जो सिंथेटिक है ना, नाइलॉन वाइलॉन के जो चीजें हैं, लेनिन लाइनोन, उनकी जो चीजें हैं, इन्होंने क्या है, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है, ज्यादा ड्यूरेबल भी है इसकी चीजें। तो अब क्या है, डेवलप कंट्रीज है ना, वो तो पूरी तरह प्रॉफिट बेस्ड कंट्रीज है, वो जो भी चीज बनाती है ना, वो फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाती हैं, और उनके वहां पे लेबर कॉस्ट वैसे ही बहुत ज्यादा है, मशीनरी उनके पास अवेलेबल है, तो वो लोग क्या है, इस चीज से अब निकल गए हैं। अब धीरे धीरे जो कॉटन इंडस्ट्री है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही क्या है, फोकस होती जा रही है, या लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रीज के अंदर शिफ्ट हो रही है, और डेवलप्ड नेशंस के अंदर से ये लगभग लगभग हटती जा रही है। तो ये आज का अपना चैप्टर था, जिसमें हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में बात की। सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने क्या चीज देखी, हमने इसके अंदर देखे उद्योग, उद्योगों को उनके स्वामित्व के आधार पे किस तरीके के कच्चा माल आधार पर या प्रयोग करते हैं, उसके आधार पे, ओनरशिप के आधार पे, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, या ज्वाइंट वेंचर, या फिर उनके साइज के आधार पे, स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री और लार्ज इंडस्ट्री, इस आधार पे देखा। कुछ केस स्टडीज देखी, रूर की केस स्टडी देखी, जो कि एक ट्रेडिशनल सेंटर है इंडस्ट्रियल का, और न्यू टेक्नोलॉजी वाले में देखा सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को यूएसए वाला, भारत में भी उसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बॉक्स में दिया है, उसका नाम याद रखना है, बेंगलुरु, ठीक है। और लास्ट में हमने दो केस स्टडी पढ़ी इंडस्ट्री के बारे में, लो इस्पात, इसे भारी उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि और उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। और कॉटन इंडस्ट्री, जो कि औद्योगिक क्रांति की बिल्कुल रीढ़ था, अब वो रीढ़ नहीं रहा है। सेंट पिट्सबर्ग का जो रीजन है अमेरिका के अंदर, वो रीजन क्या है, वो अपनी धीरे धीरे क्या खोता जा रहा है, इंडस्ट्रियल जो इंपॉर्टेंस था वो खोता जा रहा है। ये सारे सेगमेंट हमने आज बात की, और
आप समर्थ एग्जाम प्रेप के साथ जुड़े रहिए। इसकी ऐप को जितना जल्दी हो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वीडियो को कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकें और सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं और जो अपडेटेड मैटर है उसको क्या है प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। मोटिवेटेड रहिए और अपना पैशन बनाए रखिए, पैशंस के साथ काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।